गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स ना। तो हम लोग बात कर रहे हैं पीएसएम की। और पीएसएम के मॉडर्न के क्वेश्चंस जो आपके आयुर्वेदिक एग्जामिनेशंस जो भी डिफरेंट एग्जामिनेशंस हैं, जैसे मेडिकल ऑफिसर का है या ऑल इंडिया पीजीएमई है। तो जो भी आपके एग्जामिनेशंस हैं उनमें ये कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। ये क्वेश्चंस हम लोगों ने तमाम जो पुराने आपके पूछे गए हैं, आपके जो क्वेश्चन बैंक्स हैं वहां से हमने लिए हुए हैं। और इनको विद एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है। अभी जैसा कि आप लोग देख रहे हो, है ना, ये मैं एक बुक भी बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। इसका कॉपीराइट भी ले लिया गया है ना। तो ये मेडिकोज हब प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, राइट। और अगर आप इसके नेक्स्ट पेज पे देखेंगे यहाँ पे, तो ये कॉपीराइट इसका ये नंबर है। और ये कल ही हमने इसको फाइल करा है वहां पे, है ना। इसको इसलिए करा गया है कि मिस यूज ना हो, है ना। अदरवाइज आजकल कॉपी पेस्ट करके दूसरे टीचर्स उसको यूज करने लगते हैं। ठीक है, तो इसलिए कॉपीराइट भी ले लिया गया है। ये फिर आप देखोगे इसमें, ये आपकी टेबल ऑफ कंटेंट्स है ना। यहाँ पे आपके टॉपिक वाइज सिलेक्ट करे गए हैं। जैसे फूड एंड न्यूट्रिशन के सारे एमसीक्यू एक साथ हैं, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एक साथ हैं, है ना। हॉस्पिटल वेस्ट एंड ऑक्यूपेशनल टॉक्सिसिटी के एक साथ हैं, विटामिन के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के एक साथ हैं। ठीक है, तो ये हमने ऑर्गेनाइज करा है चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज। ये मस्ट रिमेंबर आप देखोगे जो आपके लिए क्विक रिवीजन के लिए है ना। जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनका जो फैक्ट है, तो आप लोगों को जैसे अपने रजिस्टर में आप लोग लिखते हो, है ना, एक एक लाइन याद करने के लिए। तो अब आपका टाइम बच जाएगा। यहाँ पे आपको रेडीमेड लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो जैसे लास्ट हमने 20 क्वेश्चन पिछली बार डिस्कस करे थे, तो अगर आपको याद हो तो ये एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड क्या होता है ना। ये तीन चीजें हमने बताई थी कि बीमारियां कैसे होती हैं। इन्वायरमेंट से होती हैं, जिसमें पानी है, फूड है ना, एयर है। एजेंट हमारे वायरस बैक्टीरिया हो गए। होस्ट क्या हो गए, ह्यूमन इटसेल्फ हो गया, पिग है, मच्छर है। ये सब क्या है, उसको कैरी करते हैं। और इन्हीं तीनों को मिला के बीमारियां होती हैं। ठीक है। इसी तरीके से जैपनीज इंकेफ्लाइटिस का वेक्टर कौन सा होता है, तो ये आपको याद होगा, हमने बताया था, है ना, क्यूलेक्स ट्राइटिनोराइनकस। ये आपको याद करना है। चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड पूछा गया था, 14 से 16 दिन। और एक आइसोलेशन पीरियड पूछा गया था, जो कि 6 डेज होते हैं, जब तक कि क्रस्टिंग ना हो जाए। माल्टा फीवर का दूसरा नाम पूछा गया था, ब्रूसिलोसिस होती है। रिंग वैक्सीनेशन किसे बोलते हैं, है ना। तो कोई भी केस है, उसके चारों तरफ जितने लोग हैं, अगर उन सबका हम वैक्सीनेशन कर देते हैं तो रिंग वैक्सीनेशन कहलाता है। एमएमआर की फर्स्ट डोज कब दी जाती है, 9 मंथ्स पे दी जाती है। ठीक है। ईपीआई कब लॉन्च हुआ था, जनवरी 1978 में लॉन्च हुआ था। एंटी हीमोरेजिक विटामिन कौन सा है, तो ये हमने बताया था विटामिन के। 4 फैक्टर मैंने आपको बताए थे, 2, 7, 9, 10। ये क्लॉटिंग फैक्टर लीवर में सिंथेसाइज होते हैं, है ना। इसीलिए हम लोग विटामिन के को एंटी हीमोरेजिक विटामिन बोलते हैं। क्योंकि विटामिन के नहीं होगा तो ये क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं होंगे, तो ब्लीडिंग की टेंडेंसी बढ़ जाएगी, है ना। सोर्स पूछा गया था हमारा विटामिन सी का। आंवला में कितना होता है, तो लगभग 600 मिलीग्राम होता है। दाल में मिथ्योनिन नहीं होता है। डगवेल लेट्रिन का दूसरा नाम पूछा गया था, पिट लेट्रिन बोलते हैं। बेस्ट एयर पोल्यूशन के लिए सल्फर डाइऑक्साइड लिया जाता है। सिलिकोसिस अपर लोब पे होती है। फार्मल लंग दूसरा नाम क्या है, हेयर डस्ट, है ना। तो हेयर डस्ट से होती है। ये हमने आपको बताया था फ्लू वाइटेलिस, कि ये फ्लोइंग वाटर में होता है ना। ज्यादातर मच्छर जो होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, स्टेगनेंट वाटर में। लेकिन एनाफ्लीज फ्लूवाइटिलिस मूविंग वाटर, है ना, जो पहाड़ों से नीचे पानी आता है और जहाँ पे स्लो फ्लो करता है, ये मच्छर वहां पे होते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आपको याद होगा। ये लास्ट टर्न पे हम लोगों ने क्वेश्चंस करे थे। तो यहाँ पे आपको ये क्विक रिवीजन के लिए है, जिससे कि आप ना इसको 3 4 बार अगर इस टेबल को पढ़ लोगे तो आप इसको याद कर पाओगे। ठीक है, तो आगे हम लोग आज शुरू करते हैं।
ठीक है। तो ये देखो क्वेश्चन आया था लास्ट टाइम पे हमने डिस्कस करा था, एनाफ्लिज फ्लूवाइटिलिस कहाँ पे ब्रीड करता है? तो आंसर है इसका बहुत आसान है, मूविंग वाटर। और याद करने के लिए हमने बताया था कि फ्लोइंग से याद रखो, है ना, फ्लू फ्लोइंग। तो फ्लोइंग वाटर में ये पाया जाता है। ठीक है। देन कौन से मच्छर से फाइलेरिया होती है? विच मॉस्क्यूटो ट्रांसमिट फाइलेरियसिस? तो किससे होती है? सबको याद है, क्यूलेक्स से होती है। और अगर पूरा नाम अगर कभी आपसे पूछा जाए तो आप याद कर सकते हो, क्विन क्वी फेसिएटस, है ना। अदरवाइज आप क्यूलेक्स ही याद कर लो, है ना, क्यूलेक्स ही ज्यादातर पूछा जाता है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो फाइलेरिया किससे होती है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, बुचेरिया बैनक्रोफ्टाई या ब्रूजिया मलाई, है ना। तो फाइलेरिया जो है, जो हमारा पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? बुचेरिया बैनक्रोफ्टाई या ब्रूजिया मलाई। और ट्रांसपोर्ट किससे होता है? क्यूलेक्स से। ठीक है। तो वेक्टर जो है हमारा क्या है? क्यूलेक्स। अगर आप देखो यहाँ पे देखो, क्यूलेक्स डर्टी और स्टेगनेंट वाटर में है। ठीक है। फ्लोइंग वाटर में, है ना, क्यू वाइटेलिस था। यहाँ पे आपका क्या है? स्टेगनेंट वाटर में है। अब मॉस्क्यूटो पे अगर आप देखो तो तीन चार क्वेश्चन बहुत कॉमन पूछे जाते हैं, ये लास्ट में हमने आपको दे दिया है। एनाफ्लीज किससे होता है? एनाफ्लीज से मलेरिया होता है। क्यूलेक्स से फाइलेरिया होता है। एडीज से डेंगू होता है। ये तीनों क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आप लोगों को याद करने हैं। एडीज से और भी पूछे जाते हैं आपके। तो एडीज से एक्चुअली टोटल चार बीमारियां हैं, है ना। कौन कौन सी चार बीमारियां हैं? डेंगू है, चिकनगुनिया है, जीका वायरस है, और येलो फीवर है। ठीक है। जिनमें से ये दो तो आपको बिल्कुल ही, है ना, बल्कि चारों ही पता होना चाहिए। ये चारों आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। मैंने दिया थोड़ा डिटेल में है, लेकिन पढ़ने के लिए आपको बिल्कुल स्पेसिफिक पढ़ना है जो एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, क्योंकि आपके पास टाइम इतना ज्यादा नहीं होगा। ये लास्ट टर्म पे हम लोगों ने करा था डीएमपीए। डीएमपीए हम लोग 3 महीने में देते हैं, इसके इंजेक्शन होते हैं, और 150 मिलीग्राम। यानी कि अगर 1 ईयर में देखा जाए तो ऐसे अगर आप लोग याद कर लोगे तो 4 टाइम्स इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं। डीएमपीए का फुल फॉर्म आप लोगों को याद करना होगा, डिपॉट मेट्रोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन एसीटेट, है ना। तो ये प्रोजेस्ट्रॉन है, और इसको हम लोग किस लिए यूज करते हैं? कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज करते हैं। तो कॉन्ट्रासेप्शन नीचे लिखा होगा, है ना। तो इसका यूज क्या है? कॉन्ट्रासेप्शन। तो इसमें खास तौर से जो गांव की लेडी होती हैं, 1 साल में हम लोग 4 बार उनको बुलाते हैं, इंजेक्शन लगा देते हैं, और उसके बाद उनको कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि टेबलेट वगैरह खाने में क्या है, डेली एक टेबलेट खानी पड़ती है ना। तो वो भूल जाते हैं लोग, टाइम पे नहीं खा पाते हैं, है ना। कभी सुबह खा लिया, कभी शाम को खा लिया, तो फेल्योर रेट के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। लेकिन यहाँ पे आपका क्या अच्छी बात है, 4 इंजेक्शन आप लगा दीजिए 150 मिलीग्राम के। काम कैसे करता है? तो इसकी वजह से प्रोजेस्ट्रान जब हम लोग देते हैं, ये लॉन्ग एक्टिंग प्रोजेस्ट्रान है। अगर आपको और याद करना है तो और आप याद कर सकते हो, ये क्या है? लॉन्ग एक्टिंग प्रोजेस्ट्रॉन। ठीक है। तो इससे क्या होता है? ओवल्यूशन इनिबिट हो जाता है। अगर ओवल्यूशन ही इनिबिट हो जाएगा तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कॉन्ट्रासेप्शन, प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है। तो ये इसका बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है। देन पूछा गया है, आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम ये कब लॉन्च हुआ था? तो देखो, ये जो ईयर वाले क्वेश्चंस हैं, है ना, ये मैं बहुत ज्यादा इनको ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि ये अब आउटडेटेड हो गए हैं, नहीं पूछे जाते हैं। पर आपको अगर याद करना है, आप याद कर सकते हो, 1962, है ना, 1962 में लॉन्च किया गया था। और आयोडीन, आपको पता है आयोडीन की डिफिशियंसी से क्या बीमारी होती है? ग्वाइटर हो जाता है। इसीलिए 1962 में एक्चुअली जो है नेशनल ग्वाइटर कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया गया था, और इसी का नाम बाद में बदल के नेशनल आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम कर दिया गया था। तो आयोडीन, ये आपको पता होगा, घेंघा बोलते थे हम लोग, घेंघा, जिसमें गले में क्या हो जाता था? गले में, है ना, बहुत बड़ी सी स्वेलिंग हो जाती थी। क्योंकि जब हमारा थायराइड हार्मोन कम हो जाता था
तो उसको कंपनसेटरी इंक्रीज करने के लिए ग्लैंड का साइज बढ़ जाता था। ठीक है। तो इसमें जो इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया कि भाई हमें है ना ग्वाइटर से सबको रोकना है। तो ग्वाइटर से रोकने का तरीका क्या करा गया, नमक में आयोडीन मिला दिया गया। तो आयोडीन वाले नमक इंट्रोड्यूस करे गए। ठीक है। यहाँ पे फिर से आप देखो, दो क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, है ना, कि आयोडीन डिफिशियंसी से क्या क्या हो सकता है। तो ग्वाइटर हो सकता है और क्रिटिनिज्म हो सकता है, आपको याद रखना है। ये सब आपसे इंटरमीडिएट में भी पूछे जाते हैं, फिजियोलॉजी में भी पूछे जाएंगे, पैथोलॉजी में भी पूछे जाएंगे, एसपीएम में भी पूछे जा रहे हैं। और ये सब आपका क्लास 12 व क्लास 8 क्लास 9 की चीजें हैं। तो ये आप लोग अच्छे से रट लो, ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे हमारी मेन स्ट्रेटेजी क्या थी, यूनिवर्सल सॉल्ट आयोडीन आयोडीजेशन। ठीक है। तो हम लोगों ने सॉल्ट में आयोडीन वाला नमक यूज करने के लिए, तो जितनी भी कंपनियां हैं वहां पे अगर आज आप देखोगे तो आयोडाइज साल्ट आते हैं। इसी पे देखो फिर दूसरा क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट और इस टाइप की चीजें अब हम लोग ज्यादा नहीं पूछते हैं। तो डेली रिक्वायरमेंट ऑफ आयोडीन इज 150 माइक्रोग्राम। ठीक है। अब आयोडीन की अभी हमने ऊपर बताया जरूरत क्यों पड़ती है, बिकॉज द इसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन। थायराइड हार्मोन दो तरीके के होते हैं, T3 और T4। डेली रिक्वायरमेंट आपको याद करनी है। तो डेली रिक्वायरमेंट एडल्ट की जो पूछी गई है आपके, है ना, वो 150 मिलीग्राम। ठीक है। बाकी प्रेगनेंसी में अगर पूछी जाएगी तो 250 मिलीग्राम। देन दिस इज JSV स्टैंड फॉर, कोई बता सकता है माइक ऑन करके? यस। हाँ बोलो बेटा, माइक ऑन करो ग्रामीण करके। सुरक्षा योजना। वेरी गुड। है ना, योजना। तो ये गवर्नमेंट की स्कीम है, बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है ना, और अभी चल रही है, तो ये आपको पता होना चाहिए। है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, जननी सुरक्षा योजना। जननी का मतलब आपको पता है, जननी का मतलब मदर। तो मदर की सुरक्षा करनी है। अब मदर की सुरक्षा करने के लिए ये योजना बनाई गई है ना, JSY इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। और ये कौन रन कर रहा है, तो ये NHM। NHM का फुल फॉर्म आप सबको पता है, नेशनल हेल्थ मिशन, जिसमें हम लोगों ने सेफ मदरहुड के लिए, है ना, कुछ प्लान्स बनाए हैं। तो क्या प्लान्स बनाए हैं, तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव इसका है टू रिड्यूस मैटरनल मॉर्टेलिटी। मॉर्टेलिटी का मतलब डेथ। तो हमें जो है डेथ कम करनी है, किसकी डेथ कम करनी है, मदर की डेथ कम करनी है। मदर की डेथ कम करनी है। क्यों मदर की डेथ हो जाती थी, क्योंकि ज्यादातर गांव में डिलीवरी कराई जाती है, जिसमें अनट्रेन्ड दाई वगैरह करा देती हैं। अनट्रेन्ड दाई कराती हैं, और अगर कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है तो वो डिलीवरी नहीं करा पाएंगे, और जबरदस्ती इधर उधर करके ताकत लगा के या ब्लीडिंग करा के या इन्फेक्शन हो जाते हैं, और फिर मदर की डेथ हो जाती है। जननी सुरक्षा योजना में क्या करा गया, है ना, यहाँ पे प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, कि आप जो है हॉस्पिटल में डिलीवरी करानी है। अब हॉस्पिटल में डिलीवरी खास तौर से जो लो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप के हैं, क्योंकि जो हाई सोशोनॉमिक इकोनॉमिक वाले हैं वो लोग तो कराते ही हैं शहर में। इसके लिए गांव में क्या करा गया, जो आशा बहुएं होती हैं, आशा बहुओं को जो है ना, अपॉइंट किया गया। और ये बोला गया भाई जितनी भी प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको पकड़ पकड़ के लाओ, है ना, हॉस्पिटल में लेके आओ। अगर तुम हॉस्पिटल में सरकारी अस्पताल में लेके आओगे, तो मदर जो गांव में जिसकी डिलीवरी होनी है, बच्चा होना है, उसको 1400 रुपये मिलेंगे। और जो आशा बहू लेके आती है उसको 600 रुपये मिलते हैं। तो टोटल सरकार एक डिलीवरी पे 2000 रुपये देती है। अब ये जो लोअर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग हैं, वो 1400 रुपये पाने के चक्कर में अस्पताल आ जाते हैं। उनको बता भी दिया जाता है कि वहाँ अच्छे से डॉक्टर देख लेंगे, है ना, इन्फेक्शन के चांस नहीं है ना, और मदर और फीटस दोनों क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे। ठीक है। तो ये अक्सर जो है पूछा जाता है, ये जननी सुरक्षा योजना आपको पता होना चाहिए।
देन फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ WHO, है ना, ये कौन थे? बताएगा कोई? तो याद कर लो, डॉक्टर ब्रॉक चिसोलम, है ना, तो ये आप याद करना है, डॉक्टर ब्रॉक चिसोलम, है ना। और ये जो WHO है, यहीं से आप याद कर लो, WHO। ठीक है। तो आपको हमने पहले भी शायद लास्ट टर्न पे भी बताया था, है ना, कि पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। आपके वहां पे ऑप्शन लिखे हुए होंगे, तो आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए। ठीक है। तो कौन है ये? डॉक्टर ब्रो चिसोलम, है ना, यहाँ पे डॉक्टर ब्रो कर सकते हो। ठीक है। WHO पूछ सकते हैं भाई स्टेब्लिश कब हुआ था? तो लगभग 1948 में स्टेब्लिश हुआ था। और चूंकि ये फर्स्ट डायरेक्टर थे, तो इसलिए 1948 से लेके, है ना, 1953 तक इन्होंने अपना वर्क करा था। देन WHO का हेडक्वार्टर अभी भी पूछा जाता है कई बार, तो कहाँ पे है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ये आपको याद करना है। तो WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के काम क्या होते हैं? तो ये इंटरनेशनल हेल्थ कोऑर्डिनेशन देखता है। जैसे अभी आपने कोविड में देखा था, तो कोविड में क्या हो रहा था, है ना, कि कैसे क्या दवाइयां देनी है ना, क्या गाइडलाइंस बनानी है ना, ये सब WHO देख रहा था। तो ये मेनली कोई भी डिजीज है उसको कैसे कंट्रोल करा जाए, पूरे वर्ल्ड में हेल्थ को कैसे प्रमोट करा जाए, है ना, और आपस में सारी कंट्री में कैसे कोऑर्डिनेट करा जाए, तो ये सारे काम WHO के होते हैं, जिसके फर्स्ट डायरेक्टर डॉक्टर ब्रो चिसोम थे। ठीक है, डॉक्टर ब्रो चिसोम। WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। यूनिसेफ वाज स्टेब्लिश, है ना। अब ये सब स्टेब्लिश वाले क्वेश्चन मैं बहुत अच्छे नहीं मानता हूं, क्योंकि मैंने पहले ही बोला है कि कभी कदार एक आधा क्वेश्चन आ सकता है ना, और याद आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। तो ये 1946 में स्टेब्लिश हुआ था। ठीक है। और अब यूनिसेफ का नाम आपको रखना है। तो यूनिसेफ का नाम है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे, तो यहाँ पे आपका ये, इसमें सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा है नाम। तो एक्चुअली नाम क्यों नहीं सिंक्रोनाइज हो रहा है? क्योंकि ये न्यू नेम है ना। और इसका जो पुराना नाम था, वो पूरा जो है, अगर आप यहाँ देखोगे, ये दिया हुआ है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल, इंटरनेशनल वर्ड लगा था, और इमरजेंसी फंड, इमरजेंसी लगा हुआ था। तो ये पूरा नाम इसका था। ये पूरा नाम इसका क्यों बनाया गया था, ये भी आप देख लो। तो दो चीजें आपको समझ में आ रही हैं, एक तो इंटरनेशनल लिखा हुआ है, एक इमरजेंसी लिखा हुआ है, और तीसरा चिल्ड्रन लिखा हुआ है। तो एक्चुअली जिस समय सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था, तो उस समय बहुत सारे लोग मारे गए थे। अब सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद जो मारे गए, जिनकी फैमिली खत्म हो गई, जिनके फादर या मदर या दोनों, है ना, तो उनके बच्चों के लिए एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करा गया था। और ये था कि उन बच्चों को हमें हेल्थ और एजुकेशन देना है। ठीक है। तो ये क्यों लॉन्च हुआ था, समझ में आया? तो 11 दिसंबर 1946 को लॉन्च हुआ। और क्यों लॉन्च हुआ था? क्योंकि इमरजेंसी फूड एंड हेल्थ केयर टू चिल्ड्रन अफेक्टेड आफ्टर वर्ल्ड वार 2। तो वर्ल्ड वार 2 के बाद, है ना, इस फंड को लॉन्च किया गया था। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। हेडक्वार्टर इसका भी पूछ सकते हैं, है ना, ये कई बार पूछे जाते हैं। तो ये कहाँ पे है? न्यूयॉर्क सिटी में है। अब यूनिसेफ इस समय क्या कर रहा है? तो मेजर कंट्रीब्यूशन क्या है, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो गोभी कैंपेन है इसका, गोभी, ये पूछा जाता है कई बार, है ना। तो गोभी कैंपेन है। गोभी में एक्चुअली बच्चों से रिलेटेड हम लोग चार चीजें देखते हैं। तो जैसे अभी हमने जननी सुरक्षा योजना बताया। जननी सुरक्षा योजना क्यों थी? मदर की मॉर्टेलिटी कम करनी थी। यहाँ पे हमें क्या करनी है? बच्चों की मॉर्टेलिटी कम करनी है ना, टू रिड्यूस चाइल्ड मॉर्टेलिटी। गोभी में चार चीजें हम लोग देखते हैं। एक तो बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए हम लोग प्रमोट करते हैं। एक्चुअली ये दिक्कत आई थी, क्योंकि जब डब्बे वाले दूध आ गए थे, तो उन लोगों ने ऐसी मार्केटिंग करी कि इसमें इतने विटामिन हैं, इतने प्रोटीन है, कैल्शियम भी है, आयरन भी है। तो सारी मदर्स को ये लगने लगा कि हमारा दूध बेकार है, और ये डब्बे वाले दूध अगर नहीं पिलाएंगे तो हमारे बच्चे को विटामिन और ये सब नहीं मिलेंगे। और उससे क्या होता था? डिब्बे वाले दूध पिलाने से इन्फेक्शन के चांस
प्लस न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी के चांस हो गए। अगर आपको पता होगा कि ब्रेस्ट मिल्क जो है बेस्ट मिल्क है ना, बाद में ये हुआ कि भाई बेस्ट मिल्क जो है ब्रेस्ट मिल्क है ना, जो नेचुरल है, और 6 महीने तक, है ना, अप टू 6 मंथ हमको यही पिलाना है और इसके अलावा कुछ नहीं पिलाना है। तो ब्रेस्ट फीडिंग को यहाँ पे प्रमोट करा, है ना। इसके बाद दूसरा जो यूनिसेफ ने अपना काम करा कि भाई हम बच्चों को इम्यूनाइजेशन करेंगे। तो जो कॉमन बीमारियां थी और जिनके अगेंस्ट वैक्सीनेशन इफेक्टिव थे, तो उनके अगेंस्ट बच्चों में वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दिया गया। तीसरा क्या था? ग्रोथ मॉनिटरिंग, क्योंकि अगर बच्चों को न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होगी, है ना, तो उनकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो पाएगी, तो ग्रोथ मॉनिटरिंग। और चौथा, क्योंकि उस समय कॉलरा वगैरह बहुत ज्यादा था, है ना, तो ओरल रिहाइड्रेशन को प्रमोट करा गया कि अगर बच्चों को डायरिया डिसेंट्री कुछ भी हो रहा है ना, तो सबसे पहले हम लोग ओआरएस दे दें, पिला दें, क्योंकि ओआरएस से ही हमारी बहुत सारी जानें बच जाती हैं। तो समझ में आ गया? तो फिर से देख लो आप यूनिसेफ क्या है। तो यूनिसेफ कब लॉन्च हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद लॉन्च हुआ, दैट इज 1946। इसका पूरा नाम क्या था? इसका पूरा नाम था यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। ठीक है। और ये क्यों करा गया था? तो टू प्रोवाइड फूड एंड हेल्थ केयर टू चिल्ड्रन अफेक्टेड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है। गोभी कंपेन इसमें शुरू करा गया। गोभी में जी फॉर ग्रोथ मॉनिटरिंग, ओ फॉर ओरल रिहाइड्रेशन, बी फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, आई फॉर इम्यूनाइजेशन। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यूयॉर्क सिटी में है। ठीक है। तो एक बार आप लोग आ जाओ, चैट सेक्शन में आ जाओ। चैट सेक्शन में इसलिए भी आना जरूरी होता है कि भाई पता चलता है कि आप लोग, है ना, पढ़ भी रहे हैं और सब कुछ सही चल रहा है, क्योंकि ऑनलाइन में कई बार पता नहीं चलता है। तो प्रियंका है यहाँ पे। प्रियंका ने शायद पिछले टेस्ट में टॉप करा था, है ना, तो कांग्रेचुलेशन प्रियंका। अनम जहां, जिन्होंने भी दूसरे टेस्ट में सेकंड रैंक थी इनकी, जहां तक मुझे याद आ रहा, तो इन दोनों लोगों को कांग्रेचुलेशन। और आप लोग अगर पढ़ते रहेंगे धीमे धीमे तो आपको काफी फायदा होने वाला है ना, जो भी आप एग्जामिनेशन देंगे मेडिकल ऑफिसर्स के या एआईपीडीईटी के, इवन आपके शायद प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस में भी कुछ एमसीक्यू आते हैं, तो ये आप लोग कर सकते हैं। ठीक है। तो आप माइक ऑन करके बता सकते हैं, है ना। यूनिसेफ का फुल फॉर्म कौन बताएगा? यूनिसेफ। डॉक्टर श्रेयस, ऑन नहीं कर पा रहे हैं क्या? हो, बार बार ऐसे ऑन करके देखिए। आज भी नहीं ऑन हो रहा क्या? आशीष, ऑन करो अपना माइक। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाँ, ऑन तो हो रहा है, तो आप लोग अच्छा बोलना नहीं चाह रहे हो, इसका मतलब कोई नहीं बोलना चाहता है। रेनू, यूनिसेफ का फुल फॉर्म किस ईयर में लॉन्च हुआ था? कोई नहीं बोलना चाहता है, ठीक है। लिख रहे हैं सब लोग। डॉक्टर नंद किशोर, यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। हाँ, है ना, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड, ये पूरा नाम था, जो कि अब इसको छोटा कर दिया गया है, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड कर दिया गया है। ठीक है। गोभी में जी फॉर क्या था? गोभी में जी फॉर क्या है? GOBI। जी गोभी फॉर कंपेन। ग्रोथ। वेरी गुड। ग्रोथ। ग्रोथ, है ना, जी फॉर ग्रोथ मॉनिटरिंग। वेरी गुड। ओ फॉर ओरल हाइड्रेशन। ओरल हाइड्रेशन। बी फॉर ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग। वेरी गुड। और आई फॉर इम्यूनाइजेशन। 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 वेरी गुड, है ना। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए यूनिसेफ के बारे में।
हेडक्वार्टर कहाँ पे है यूनिसेफ का? न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क सिटी। न्यूयॉर्क सिटी में। वेरी गुड। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा। जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, बहुत बढ़िया। 25 पे था ना? हाँ। तो आगे शुरू करते हैं। फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ कुकिंग। तो भाई ये तो लड़कियों का है ना, देख सकती हैं। फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ कुकिंग, क्या क्या होते हैं? तो एक होता है स्टूइंग, ब्रॉयलिंग, बॉइलिंग, इंसिनरेशन। ठीक है, तो एक्सेप्ट बताना है। तो एक्सेप्ट बहुत आसान है, इंसिनरेशन है इसका आंसर। क्योंकि इंसिनरेशन क्या होता है, खासतौर से जो हॉस्पिटल का वेस्ट होता है, उनमें से हम लोग उस वेस्ट को अलग अलग छांटते हैं। और बहुत सारा वेस्ट होता है जिसको जलाया जाता है, बर्न करा जाता है। तो इस बर्न करने की टेक्निक को इंसिनरेशन बोला जाता है। तो ये कुकिंग की नहीं, बल्कि ये क्या है, वेस्ट डिस्पोजल की जो है टेक्निक है, वेस्ट डिस्पोजल की टेक्निक। ठीक है, तो एक बार देख लो आप लोग। तो इंसिनरेशन इज नॉट ए मेथड ऑफ कुकिंग। ठीक है, ये क्या है, वेस्ट डिस्पोजल टेक्निक है। और कैसे हम लोग करते हैं, तो ये बर्निंग कर देते हैं, जला देते हैं। ठीक है, बाकी जो तीन मेथड हैं, बॉइलिंग आप लोगों को पता है। बॉइलिंग का मतलब हम खाने को बॉयल करते हैं। बॉइलिंग से मिलता जुलता वर्ड है ब्रॉयलिंग। ब्रॉयलिंग में हम लोग ड्राई हीट यूज करते हैं। ड्राई हीट का मतलब है कि अबव द फूड, ऊपर से हम लोग जो है खाना देते हैं, जैसे माइक्रोवेव वगैरह है। एक तीसरा है स्टूइंग। स्टूइंग में हम लोग मॉइस्ट हीट यूज करते हैं, है ना, जिसमें हम लोग सबमर्ज्ड इन लिक्विड, लिक्विड में डाल देते हैं, गर्म पानी में डाल के कर सकते हैं। तो ये ऊपर के तीन जो टेक्निक है ना, ये खाना बनाने की टेक्निक है। और इंसिनरेशन हम लोग बोलते हैं, है ना, वेस्ट डिस्पोजल की टेक्निक। मीडियन इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ हेपेटाइटिस बी। तो एक तो जब मीडियन वर्ड लग जाता है, आप लोग ये याद रखो, तो मीडियन का मतलब आपको रेंज नहीं बतानी है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है 100 डेज। ठीक है, तो हेपेटाइटिस बी, ये आपको याद रखना है, जब मीडियन आपसे बोला जाएगा तो आपको यहाँ पे 100 डेज बोलना है आपको। ठीक है, और आपको ये भी बता दें कि सिर्फ यही, इसी का इंक्यूबेशन पीरियड पूछा जाएगा, है ना। बाकी बहुत रेयर चांस है कि आप पूछे जाए। ठीक है, तो ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जब भी पूछा जाएगा तो हेपेटाइटिस बी का ही पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि हेपेटाइटिस बी सबसे ज्यादा कॉमन है। दूसरा, अगर आप देखो तो एक क्वेश्चन और बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि फीको ओरल रूट से कौन कौन से हेपेटाइटिस हमारे ट्रांसमिट होते हैं। तो हेपेटाइटिस ए एंड ई। फीको ओरल का मतलब आप लोगों को पता होगा। फीको ओरल मतलब है कि फीकल मैटर हमारा ओरल कैविटी में चला जाए। अब फीकल मैटर ओरल कैविटी में कैसे चला जाता है, तो मान लो किसी ने हैंड अच्छे से वॉश नहीं करा है, ठीक है, या गंदा पानी है, कॉन्टामिनेटेड वाटर एंड फूड। ठीक है, तो जहां पे जैसे पहले हम लोग शौच के लिए अक्सर आपने देखा होगा, पहले खेत वगैरह में लोग करते थे। तो वहां से वो जो फीकल मैटर है, वो सब्जियों में लग जाते हैं। सब्जियां हैं, फल हैं, अगर आपने प्रॉपर धो के नहीं खाए तो वो ओरल कैविटी से अंदर चला जाएगा। या आपने हैंड वॉश नहीं करा है। तो दो हिपेटाइटिस जो है, ए एंड ई, ये फीको ओरल रूट से हमारी ट्रांसफर होती है। दूसरा आपसे पूछा जाता है, जो बची वो कौन कौन सी बची, तो बी, सी, डी, ये हमारे कैसे ट्रांसफर होते हैं, तो ये ट्रांसफर होते हैं पारेंट्रल रूट। और पारेंट्रल का मतलब होता है ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट, ब्लड और ब्लड प्रोडक्ट। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आप देखो, तो यहाँ पे ये आपका पूछा जाता है कि बी, सी और डी, है ना, ये कैसे इसका ट्रांसमिशन होता है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकता है, या नीडल शेयरिंग,
आपने इंजेक्शन लगाया किसी मरीज को और उसी सेम सिरिंज को आपने दूसरे से लगा दिया, तो जो ब्लड है आपका वो दूसरे पेशेंट्स में भी जा सकता है। सेक्सुअल कांटेक्ट, सेक्सुअल कांटेक्ट भी एक्चुअली कब होता है इसमें, है ना, जब किसी को सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती है और जेनाइटल ऑर्गन पे एब्रेजन्स या अल्सर होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं अल्सर या एब्रेजन के थ्रू हमारा जो ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट है उसके थ्रू हमारा क्या हो सकता है ना, ट्रांसफर हो सकता है। और फिर है पेरीनेटल ट्रांसमिशन, है ना, डिलीवरी के समय मदर ब्लड से फीटस ब्लड में चला जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन हिपेटाइटिस पे एक और क्वेश्चन पूछा जाता है ना, कि वायरस रेप्लिकेशन के लिए कौन सा मार्कर इंपॉर्टेंट है और इन्फेक्टिविटी के लिए कौन सा मार्कर इंपॉर्टेंट है ना, ये क्वेश्चन हिपेटाइटिस बी के लिए पूछा जाता है हमेशा। तो हिपेटाइटिस बी से रिलेटेड ये चार चीजें आपको पता होंगी, HBsAg, HBeAg, एंटी HBs, HBc। तो यहाँ पे वायरस रेप्लिकेशन एंड इन्फेक्टिविटी के लिए HBeAg रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, HBeAg यही बताता है कि हमारा एक्यूट वायरल रेप्लिकेशन कितना है, और अगर वायरल रेप्लिकेशन ज्यादा है बॉडी में तो ऐसे मरीज बहुत इन्फेक्शियस होंगे, है ना। उसमें क्या होगा कि तुरंत ही अगर जरा सा भी किसी को ब्लड लगेगा तो तुरंत वो ब्लड हमारा, है ना, दूसरे मरीज को इन्फेक्शन कर देगा। ठीक है, तो HBe एंटीजन आपको याद रखनी है। दूसरे जो और क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक HBsAg पे अक्सर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। HBsAg को सरफेस एंटीजन या ऑस्ट्रेलिया एंटीजन भी बोला जाता है। तो ये भी पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया एंटीजन किसको बोलते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया एंटीजन HBsAg, यानी कि यहाँ पे जो एस है, एस का मतलब यहाँ पे सरफेस है, तो सरफेस एंटीजन। अगर किसी के ब्लड में HBsAg या ऑस्ट्रेलिया एंटीजन डिटेक्ट होता है तो उसका मतलब है कि उसे इस समय करंट हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन है। लेकिन अगर किसी के ब्लड में HBeAg डिटेक्ट होता है तो अभी हम लोगों ने ऊपर बताया कि ये वायरल रेप्लिकेशन एंड इन्फेक्टिविटी को बताता है। ठीक है, एंटी HBs, एंटी वर्ड जब लगाते हैं तो इसका मतलब हो जाता है एंटीबॉडी, और HBs का मतलब आपको पता है, HBs का मतलब हो गया, है ना, सरफेस एंटीजन। तो एंटी HBs का मतलब आपको पता होना चाहिए। तो एंटी HBs मींस एंटीबॉडी अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। ठीक है, और इससे क्या पता चलता है, तो सरफेस एंटीजन अगेंस्ट में हमारी एंटीबॉडी बन गई, तो ये एंटीबॉडी प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी होती है। इसका मतलब है कि ऐसे मरीज को इस समय इम्यूनिटी है ना हेपेटाइटिस बी से, या इन्फेक्शन के बाद वो अब रिकवरी स्टार्ट हो गई है, या वैक्सीनेशन के बाद उसकी बॉडी में एंटीबॉडी बन गई है। ठीक है, तो इन्फेक्शन या वैक्सीनेशन के बाद क्या होता है, एंटीबॉडी फॉर्मेशन होता है। और अगर ब्लड में हमारी ये एंटी HBs मिल जाती हैं, इसका मतलब कि प्रोटेक्शन स्टार्ट हो गया है, इम्यूनिटी स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से तीन क्वेश्चंस हो गए, HBsAg इन्फेक्शन प्रेजेंट, HBeAg हाई इन्फेक्टिविटी, एंटी HBs इम्यूनिटी, और एक और पूछा जाता है एंटी HBc IgM। आईजीएम जब भी होता है तो मतलब उसका समझ लो कि इट मींस एक्यूट इन्फेक्शन, मतलब अभी अभी तुरंत इन्फेक्शन है। ठीक है, तो आईजीएम अगर किसी के किसी भी ब्लड इन्वेस्टिगेशन में आईजीएम डिटेक्ट हो जाए, इसका मतलब पेशेंट प्रेजेंटली हमारा इन्फेक्टेड है, एक्यूट इन्फेक्शन है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो एक बार इस पे बात कर लें, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, हेपेटाइटिस
कौन बताएगा? अनम जहां। यस। अनम जहां। नंद किशोर। अरे अभी तो बताया मैंने। आशीष। हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन का दूसरा नाम क्या है? बताओ भाई। नहीं। ऑस्ट्रेलिया एंटीजन, अभी तो मैंने बताया। अनम्यूट नहीं हो रहा है। ये क्यों प्रॉब्लम आ रही है अनम्यूट वाली? चलो चैट पे लिख दो। ठीक है तो इन्फेक्टिविटी, मरीज बहुत इन्फेक्टिव है, उसके ब्लड में वायरस रेप्लिकेशन हो रहे हैं, तो कौन सा मार्कर है उसके लिए? इन्फेक्टिविटी एंड वायरस रेप्लिकेशन के लिए कौन सा मार्कर है? वेरी गुड। HBE एंटीजन। HBE एंटीजन। ठीक है। फीको ओरल रूट से कौन सी हेपेटाइटिस ट्रांसमिट होती है? वेरी गुड। A and E। फीको ओरल रूट से A and E। यस। ठीक है। A and E। ठीक है। चलो आगे शुरू करते हैं। एंटीबायोटिक्स ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कॉलरा। चिल्ड्रन में बताना है, कॉलरा का ट्रीटमेंट बताना है। ठीक है। तो ज्यादातर ये बहुत पुरानी मेडिसिन है ना, ट्राइमेथोप्रिम एंड सल्फामेथाक्साजोल। हम लोग यही देते हैं कॉलरा में। ठीक है। और इसमें आपको पता होगा कि कॉलरा में डायरिया होती है, और इसमें हम लोग ये कोट्राइमाक्साजोल, ट्राइमेथोप्रिम सल्फामेथाक्साजोल देते हैं। और ये आपको पता होगा कि सेप्ट्रान के नाम से आती है। सेप्ट्रान DS बोलते हैं। ठीक है। डॉक्सीसाइक्लिन हम लोग बच्चों में नहीं देते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है ना। डॉक्सीसाइक्लिन बच्चों में नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि जो टीथ होते हैं, है ना, ये डिसकलर्ड हो जाते हैं। ठीक है। तो टेट्रासाइक्लिन, ये डॉक्सीसाइक्लिन क्या है एक्चुअली? ये टेट्रासाइक्लिन है। तो टेट्रासाइक्लिन या डॉक्सीसाइक्लिन हम बच्चों में नहीं देते, है ना, क्योंकि उनके टीथ डिसकलर्ड हो जाते हैं, और इवन जो ग्रोथ होती है ना, वो भी क्या होती है? एबनॉर्मल हो जाती है। ठीक है। तो इसलिए आपका टेट्रासाइक्लिन नहीं होगा। बाकी ये है, आप लोग अलग से पढ़ना चाहोगे तो पढ़ लेना बाद में। काजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ साफ्ट शोर, सैंक्राइड बोलते हैं। सैंक्राइड। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है ना। 3 स्टार में बना दे रहा हूँ। तो इसमें क्या है आंसर? हीमोफिलस डुक्राई। 3 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हीमोफिलस डुक्राई से कौन सी बीमारी होती है ना? तो साफ्ट शोर या सैंक्राइड होती है। कैसी है ये बीमारी? तो अगेन इट इज ए सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। जैसे कि अभी हमने बताया था कि क्या होता है ना, उसमें अल्सर बन जाते हैं। शोर का मतलब क्या है? अल्सर। शोर का मतलब क्या होता है? अल्सर। तो यहाँ पे क्या होता है? हीमोफ्लेक्स डुक्लाई एक ग्राम नेगेटिव बेसिलस है। और अल्सर, क्योंकि साफ्ट क्यों कहलाता है साफ्ट शोर? क्योंकि ये साफ्ट होता है लेकिन पेनफुल होता है। ठीक है। इंड्यूरेशन। इंड्यूरेशन क्लिनिकल में आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर कोई, हम यहाँ पे अगर पल्पेट करते हैं, अगर वहां पे स्वेलिंग हार्ड हमें फील होती है, तो हम लोग बोलते हैं कि इंड्यूरेटेड है।
तो यहाँ पे आपको कुछ समझना ही नहीं है, क्योंकि शाफ्ट होगी तो ऑटोमेटिक इसका मतलब क्या हो गया, नॉन इंड्यूरेटेड। लेकिन अगर हम सिफिलिस की बात करें, क्योंकि जेनाइटल ऑर्गन में दो बीमारियां हैं जिनमें बहुत कॉमन हमारे घाव बनते हैं, तो इसी तरीके से सिफिलिस में भी घाव बन जाते हैं। लेकिन सिफिलिस वाला जो होता है वो हार्ड होता है और पेनलेस होता है। ठीक है। तो आपको पता ही होता है जो पत्थर दिल होते हैं, पत्थर दिल, जब पत्थर दिल हो जाएंगे तो फिर वो क्या हो जाएगा, पेनलेस हो जाएगा। तो अगर सॉफ्ट वाला है तो पेनफुल है, और अगर हार्ड वाला है तो पेनलेस है। ठीक है। नाम इनके याद करने हैं आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सैंक्रायड, सैंक्रायड से क्या होता है, किससे होता है, सॉरी, तो हीमोफिलस डुक्राई। सिफिलिस किससे होता है, ट्रिपोनिमा पैलिडम। और गोनोरिया किससे होता है, निजेरिया गोनोरिया। ठीक है। सैंक्रायड से हीमोफिलस डुक्राई से क्या था, सॉफ्ट था, जबकि सिफिलिस वाला कैसा था, हार्ड था। ये हार्ड था तो क्या था, पेनलेस था। ये सॉफ्ट था तो कैसा था, पेनफुल था। देखो फिर ये ईयर वाला क्वेश्चन आ गया, ये सब सवाल आजकल नहीं पूछे जाते हैं। रैपिड सैंड फिल्टर वाज इस्टेब्लिश, है ना, तो आपको याद करना है 1885। सैंड फिल्टर हम लोग क्यों यूज करते हैं, है ना, तो ये बहुत पुरानी टेक्निक है, 1885 से चल रही है। और इसको हम लोग वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए यूज करते थे। तो मिट जो बालू होती है, बालू से हम लोग उसको क्या करते हैं, है ना, वहां से हम लोग वाटर को पास करते थे। और जिससे क्या होता था, वाटर हमारा, है ना, कोएगुलेशन एंड सेडिमेंटेशन के बाद, है ना, हम लोग इसको सैंड से पास करते थे। और इसकी वजह से जो उसमें सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते थे, ये रिमूव हो जाते थे। आपको बस आज की डेट में ज्यादा अगर ये याद करना है तो आप याद कर सकते हो, 1885 में, है ना, इसकी डिस्कवरी हुई थी। कंजक्टिवल जीरोसिस, तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही दो क्वेश्चन है। पहला कि विटामिन ए डिफिशियंसी से कौन सी बीमारी होती है, तो विटामिन ए डिफिशियंसी से कंजक्टाइवल जीरोसिस हो जाती है। का मतलब क्या होता है, ड्राइनेस, आंखें क्या होने लगती हैं, सूखने लगती हैं। अब डॉक्टर के पास अगर मरीज आएगा तो वो कैसे कंफर्म करेगा, तो जीरोसिस के लिए कौन सा टेस्ट कराते हैं, तो आप याद कर लो, रोज बेंगाल टेस्ट। मोनिक याद कर सकते हो, गुलाबी आंखें, तो रोज बेंगाल टेस्ट। रोज बंगाल टेस्ट, तो आपको क्या क्या याद करना है यहाँ पे, तो पहला कि विटामिन ए डिफिशियंसी से कौन सी बीमारी होती है, तो कंजक्टाइवल जीरोसिस हो जाती है। कैसे पता लगाते हैं, तो रोज बंगाल टेस्ट होता है। एक्चुअली ये डाई है, और इस डाई से क्या पता चलता था, अगर हमारी एपिथेलियम सेल डैमेज और ड्राई हैं तो ये डाई से स्टेन हो जाती हैं, और जिसको हम माइक्रोस्कोप में देख के पता लगा लेते हैं कि भाई इसको कंजक्टिवाइटल जीरोसिस है। तो क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं विटामिन ए डिफिशियंसी पे, तो आपको बहुत पता होगा कि नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हम लोग रतौंधी बोलते थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कंजक्टाइवल जीरोसिस पूछा जाता है। बिटॉट स्पॉट नाइट ब्लाइंडनेस में ही हो जाता है ना, एंड किरेटोमेलेशिया, ये सब विटामिन ए की डिफिशियंसी से होती हैं। तो ये चारों चीजें आप लोगों को मोटा मोटा पता होना चाहिए। देन माला एन कंटेन्स, तो ये आपको पता होगा, माला एन और माला डी एक पहले आती थी। ये कॉन्ट्रासेप्टिव टेबलेट्स हैं, और इसका इन्होंने कंपोजिशन पूछा है। तो माला एन में एक्चुअली दो चीजें होती हैं, है ना, इसीलिए इसको कंबाइंड पिल बोलते हैं, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। दो चीजें होती हैं, क्या दो चीजें होती, कंबाइंड का मतलब है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। एस्ट्रोजन जितनी भी पिल हैं, सब में एस्ट्रोजन देखोगे तो डबल ही है, इथाइनिल एस्ट्राडियोल। और प्रोजेस्ट्रॉन की बात करें तो यहाँ पे LNG है, लीवोनॉर्जेस्ट्रल, शॉर्ट फॉर्म में LNG। तो माला एन, दो चीजें आपको याद करनी है, कंबाइंड पिल होती है, और कंबाइंड का मतलब दोनों चीजें होती हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टिन। एस्ट्रोजन एथाइनिल एस्ट्राडियोल,
डबल ई, और प्रोजेस्टिन लिवोनार्जेस्ट्रेल LNG। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे लिवोनार्जेस्ट्रल एंड इथाइनिल एस्ट्राडियोल, बोथ ए एंड बी, है ना। तो यही आंसर आपका सही हो जाएगा। फर्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव यूज इन इंडिया। इंडिया में सबसे पहले कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव लॉन्च किया गया था? ठीक है, तो सबसे आसान बनाना क्या था, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, है ना, तो कंडोम। तो कंडोम इज फर्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव लॉन्च इन इंडिया। ओरल पिल, कॉपर टी, फोम टेबलेट्स, ये सब बाद में आई हैं, राइट। कॉन्ट्रासेप्टिव पे एक क्वेश्चन और है कि डायाफ्राम या डच कैप वाज इन्वेंटेड इन, किस ईयर में इन्वेंट हुई थी? 1 मिनट होल्ड करना आप लोग। तो डायाफ्राम 1882 में, ठीक है, 1882। डायाफ्राम होता क्या है? तो ये भी एक छोटा सा, यहाँ पे देखो मैंने डायग्राम बनाया है, इस टाइप का एक कैप होता है ना। डायाफ्राम ये कैप होता है, और इसमें एक कॉन्ट्रासेप्टिव जेली भी लगी रहती है। इसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि नाम से पता चल रहा है ना, कैप। तो डच कैप, तो कैप होता है। तो इसको हम लोग ऐसे फोल्ड करके, है ना, फोल्ड करके वेजाइना के अंदर फिंगर से इंसर्ट करते हैं, और ये जाके सर्विक्स पे इसको फिट कर देते हैं। तो सर्विक्स पे क्या लग गई? कैप लग गई, कैप ऑन सर्विक्स। इससे क्या होगा इस डायाफ्राम से, कि अब हमारा जो सीमेन होगा या स्पर्म होंगे, वो अंदर यूट्राइन कैविटी में नहीं पहुंच पाएंगे, है ना, रास्ता हमने रोक दिया। तो ये जो है ना, सबसे पहले देखो बहुत पहले बना लिया गया था, इन 1882। तो कौन सा मेथड है ये? बैरियर मेथड है ना। कहाँ पे प्लेस करते हैं? तो प्लेस्ड ओवर सर्विक्स। फायदा क्या है? रिवर्सिबल है, इसको आप निकाल दो तो काम शुरू हो जाएगा फिर से। नॉन हार्मोनल, हार्मोन हम नहीं यूज कर रहे हैं, जैसे ऊपर बताया था एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। एंड वुमेन कंट्रोल्ड, है ना, फीमेल के हाथ में है ना, लगा लिया, काम खत्म हो गया। इंटरनेशनली इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दीज डिजीजेज इज गिवन टू WHO। तो ये तीनों बीमारियां इंपॉर्टेंट हैं, प्लेग, कॉलरा एंड येलो फीवर। तो आप लोगों को पता है कि ये तीनों बीमारियां अभी, है ना, बहुत रेयर हो गई हैं, इतनी जल्दी नहीं फैलती हैं। और ये फैलती हैं तो जैसे कि पिछली बार हमने बताया था, एपिडेमिक, बहुत तेजी से फैलती हैं, बहुत इन्फेक्शियस हैं। तो WHO ने क्या करा, इनको कंट्रोल करने के लिए, है ना, ये कर दिया कि अगर ये बीमारियां कहीं भी किसी भी कंट्री में होती हैं, तो सबसे पहले WHO को इन्फॉर्म कर दो। जिससे क्या होगा, जो इंटरनेशनल ट्रेवलर हैं, है ना, उनको रोक दिया जाएगा, या उनका जब इन्फेक्टिविटी खत्म हो जाएगी, आइसोलेशन पीरियड के बाद हम लोग अलाउ करेंगे, ग्लोबली वो बीमारी ना फैलने पाए, पैंडेमिक होने पाए, है ना। एपिडेमिक, एंडेमिक, पैंडेमिक के लास्ट टर्म पे हमने आपको बताए थे। तो ये क्या हो गई, ये एपिडेमिक डिजीजेज को रोकने के लिए, है ना, हम लोगों ने ये करा है। तीनों ही बीमारियां इसमें ये इंक्लूडेड हैं। क्यों ये नोटिफिकेशन करते हैं? तो नोटिफिकेशन टू प्रिवेंट इंटरनेशनल स्प्रेड, है ना, और टू कोऑर्डिनेट आउटब्रेक कंट्रोल, आउटब्रेक कंट्रोल करना होता है। ठीक है, तो समझ में आ गया आप लोगों को? तो तीन बीमारियां याद रहेंगी। याद करने के लिए निमोनिक याद कर सकते हो, है ना, प्रीवियस ईयर कॉलरा। पहले कॉलरा पहले प्रीवियस ईयर हुआ करते थे, है ना। तो प्रीवियस, प्लेग्स, येलो फीवर, वाई से, सी से कॉलरा। हाउ मेनी सब सेंटर्स आर प्रेजेंट इन वन PHC?
एक पीएचसी में कितने सेंटर्स होते हैं? तो ये आप लोग याद कर लो, 6। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, है ना, यहीं पे आपका मेडिकल ऑफिसर वाला जो जॉब निकलता है, ये यहीं पे पोस्टिंग होती है ना। यहाँ पे आयुर्वेदिक डॉक्टर, है ना, जो आयुष वाले हैं, या एमबीबीएस वाले, है ना, यहाँ पे डॉक्टर्स रखे जाते हैं। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जो है 6 सब सेंटर ज्यादातर होते हैं। और अगर डिवीजन देखा जाए प्लेन एरिया में, क्योंकि पहाड़ पे पॉपुलेशन बहुत फैली फैली होती है, ऊपर नीचे चढ़ते उतरते रहते हैं लोग, पहाड़ पे अलग है ना। अगर शहर में देखें तो एक पीएचसी लगभग 30,000 पॉपुलेशन पे, और सब सेंटर 5,000 पॉपुलेशन पे होना चाहिए। और अगर इसको 6 कर दोगे तो वही 30,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद करना है जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। पहाड़ पे थोड़ा हमने कम कर दिया है, मतलब हमने नहीं, जो गाइडलाइंस है उसमें कम कर दिया गया है। 20,000 पॉपुलेशन या 3,000 पॉपुलेशन सब सेंटर की है। प्रोटीन क्वालिटी पूछी गई है, क्वांटिटी कितनी जो है हमारी रिक्वायर्ड है। तो हमारी डाइट में लगभग 15 से 20% प्रोटीन होना चाहिए, है ना, क्योंकि प्रोटीन हमारा ग्रोथ, टिश्यू के लिए, हमारे जो एंजाइम्स हैं, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, और जो इम्यूनिटी है ना, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, ये सब चीजें किससे बनती हैं? सब प्रोटीन ही तो है। ठीक है, बहुत सारे एंजाइम है, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ये सब, तो ये सब क्या है? आपके प्रोटीन ही है। ठीक है, तो प्रोटीन हमारी डाइट में 15 से 20% पोर्शन जो है हमारा प्रोटीन का होना चाहिए, जो कि एनर्जी के, है ना, अप्रोक्सीमेटली टोटल डेली एनर्जी इनटेक, वो प्रोटीन से मिलनी चाहिए हमें 20% करीब। प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीजेज आपसे बहुत पूछी जाती हैं, है ना, और दो डिजीजेज आपको यहाँ पे याद करनी है, क्वाशियोरकर और मैरेस्मस। ठीक है। दूसरा, अभी हमने लास्ट टाइम पे बताया था कि पल्सेस में कौन सी प्रोटीन कम होती है, याद है किसी को? तो डेफिशिएंट इन, यहाँ पे दोबारा लिखे दे रहा हूं, है ना, मिथ्योनिन। जो लास्ट टाइम पे क्वेश्चन पूछा गया, रूम की हाइट कितनी होनी चाहिए, जो फ्लोर की, रूफ की? तो देखो 5-6 फीट के हम लोग होते हैं, है ना, तो जो ज्यादातर कमरे हैं घर में, आइडियल 10 फीट की होनी चाहिए। हाइट जितनी ऊंची होती है, हाइट की इंपॉर्टेंस क्या है? उतना वेंटिलेशन प्रॉपर होगा, है ना, सनलाइट आएगी, और थर्मल कंट्रोल, क्योंकि जो गर्म एयर है, जो वार्म एयर होती है, ये क्या होती है ना, ये अप मूव करती है। तो अगर पुराने जमाने में देखा होगा तुमने, जो महल वगैरह होते थे बहुत ऊंचे ऊंचे इसीलिए बनाए जाते थे, क्योंकि अगर उसमें मान लो 100-200 लोग इकट्ठे हो जाएं, तो हमारी ब्रीदिंग से जो वार्म एयर निकल रही है ना, ब्रीदिंग से प्लस बॉडी से, है ना, तो इससे क्या होता है, वो वार्म एयर हमारी ऊपर की ओर मूव हो जाती है। ठीक है। तो घर अगर बनाते हैं तो हमें लगभग 10 फीट की हाइट तो चाहिए, और जितनी ज्यादा है उतनी बढ़िया है, पर जो स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन है दैट इज 10 फीट। 100 लीटर वाटर के लिए कितना डिसइंफेक्टेंट चाहिए? तो ये रटने वाला क्वेश्चन है। 1000 लीटर, सॉरी, तो 1000 लीटर वाटर के लिए, है ना, अगर कुएं में वेल वाटर है, 1000 लीटर ऑफ वेल वाटर, तो लगभग 2.5 ग्राम हमें जो है ब्लीचिंग पाउडर चाहिए। तो ये आपको याद करना है ना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, तो ये आप लोग याद कर सकते हैं। 1 गैलन वाटर के लिए कितना लाइम चाहिए होता है? तो 1 गैलन में, पहले आप याद कर लो कि 1 गैलन में, है ना, क्योंकि अमेरिका में गैलन चलता है ज्यादातर, तो 1 गैलन में लगभग 3.78 लीटर होता है। और अगर हम इसमें लाइम की बात करें तो लगभग इतना ही देखो, तो 360 मिलीग्राम लगभग हमें लाइम चाहिए होता है। तो 3 लीटर पानी के लिए लगभग 300 मिलीग्राम, है ना, ऐसे आप याद कर सकते हो। ये भी प्यूरिफिकेशन का तरीका है ना, जैसे वहां पे ब्लीचिंग पाउडर याद यूज कर रहे थे, तो ऐसे लाइम से भी कर सकते हैं। ठीक है। लाइम का और क्या फायदा होता है? तो रिमूव हार्डनेस, वाटर की हार्डनेस को कम करता है, बैक्टीरिया को कम करता है, और जो उसमें इंफेक्टेंट है उनको कोएगुलेट करके, है ना, उनको प्यूरिफाई करता है।
थोड़े से और क्वेश्चन बचे हैं, फटाफट बता देता हूं तो ये खत्म हो जाएगा आपका। हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट, 3D का क्या मतलब है? तो यहाँ पे 3D का मतलब है डिसइंफेक्शन, डिस्पोजल एंड ड्रेनेज। डिसइंफेक्शन का मतलब आपको पता है, डिसइंफेक्शन का मतलब क्या होता है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय करना, है ना। तो एंटीसेप्टिक है, पोछा लगाना है ना, और ये हम लोग यूज करते हैं पानी में मिला के ना, फिनाइल वगैरह। तो वो सब क्या है, डिसइंफेक्शन। फिर डिस्पोजल, जो मरीज की पट्टियां हैं, इंजेक्शन है, सिरिंज है, उन सब का डिस्पोजल प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। और ड्रेनेज, अगर हॉस्पिटल में कोई लिक्विड वेस्ट है ना, तो लिक्विड वेस्ट का भी प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए। तो आजकल अब ये नहीं रह गया है कि हॉस्पिटल में हम कैसे भी किसी भी चीज को फेंक देंगे, उसकी गाइडलाइंस हैं। तो यही गाइडलाइंस जो हमारी वेस्ट मैनेजमेंट की हैं, उसमें 3D का कॉन्सेप्ट है, डिसइंफेक्शन, डिस्पोजल एंड ड्रेनेज। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मोस्ट कॉमन ऑफ मोड ऑफ लेड पॉइजनिंग, लेड पॉइजनिंग भी इनलेशन से होती है ना, इनलेशन। लेड कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, तो बैटरी में यूज किया जाता है, पेंट्स में यूज किया जाता है, स्मेल्टिंग में यूज करते हैं, और पेट्रोल पंप्स में भी, पेट्रोल फ्यूम्स में भी होता है। स्मेल्टिंग अगर आपको ना पता हो तो मैंने यहाँ पे अलग से लिख दिया है आपके लिए, है ना। स्मेल्टिंग क्या बोलते हैं, कि जो ओर होते थे, है ना, उनसे प्योर मेटल के एक्सट्रैक्शन की मेथड को स्मेल्टिंग बोला जाता है ना। तो जो खान होती हैं हमारी, उन खान में से ओर निकालते हैं, और फिर उनसे प्योर मेटल निकाले जाते हैं। एल्युमिनियम है, कॉपर है, गोल्ड है, सिल्वर है ना। तो वहां ये सब ज्यादातर लेड की धूल उड़ती रहती है, और इसीलिए इनलेशन से बहुत ज्यादा हो जाता है। तो लेड डस्ट या फ्यूम्स इज मोस्ट कॉमन। लेड पॉइजनिंग पे आपसे फोरेंसिक मेडिसिन, अगत तंत्र में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, बेसोफिलिक स्टिपलिंग, बेसोफिलिक स्टिपलिंग। और दूसरा ये पूछा जाता है ना, बर्टोनियन लाइन, बर्टोनियन लाइन। ये दो क्वेश्चन आप लोगों से अक्सर पूछे जाते हैं। तो बेसोफिलिक स्टिपलिंग लेड पॉइजनिंग में किसको बोलते हैं? तो नाम से पता चल जाता है, बेसोफिलिक का मतलब क्या होता है, ब्लू कलर्ड, ब्लू कलर्ड स्टेन। तो यहाँ पे ब्लू कलर्ड स्टेन हो जाता है, किस चीज में होता है, रेड ब्लड सेल। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप लोगों से। और इस रेड ब्लड सेल में वैसे नॉर्मली सिर्फ हीमोग्लोबिन होता है, लेकिन लेड पॉइजनिंग के मरीजों का अगर हम देखेंगे, तो उसमें ब्लू ग्रेन्यूल्स डिस्पर्स हो जाते हैं, जैसे कि ये यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। तो ये रेड ब्लड सेल्स हैं, और ये आपकी लेड पॉइजनिंग की वजह से, है ना, बेसोफिलिक यानी कि ब्लू स्टेनिंग हो गई है। दूसरा पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन, कि गम पॉइजनिंग, गम्स में एक ब्लू लाइन बन जाती है। तो अगर ये आप देखोगे, ये ब्लू लाइन बन गई है यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपकी क्या कहलाती है, बर्टोनियन लाइन। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपको अगस्त तंत्र में मिलेंगे। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ जिंक फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट रखने के लिए है ना, दिस इज दी 15 मिलीग्राम लगभग हमें चाहिए होता है प्रेग्नेंट वुमेन में। देन एंटी बेरी विटामिन, एंटी बेरी बेरी विटामिन कौन सा होता है? तो एंटी बेरी बेरी विटामिन आपको पता ही होगा सबको, है ना, क्लास 12 में भी पूछा जाता है, विटामिन B1, दैट इज, है ना, थायमीन डिफिशियंसी। तो इससे आपका कौन सी बीमारी होती है, बेरी बेरी हो जाती है, जो कि दो टाइप की होती है, ड्राई बेरी बेरी और वेट बेरी बेरी। यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाता है ना, ब्रेन में एक्चुअली थायमीन डिफिशियंसी से वर्निकीज कोर्साकॉफ सिंड्रोम हो जाता है। तो ये बाद में आप लोग पढ़ोगे, है ना। और कॉमनली अकर इन एल्कोहलिक्स, जो लोग अल्कोहल बहुत पीते हैं, उन लोगों को अक्सर ये होता है, क्योंकि अल्कोहलिक्स में क्या होता है, थायमीन डिफिशियंसी होती है, और इसकी वजह से ये सिंड्रोम हो जाता है। कौन सा विटामिन फर्टिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है? तो फर्टिलिटी के लिए आपको पता है कौन सा है, विटामिन ई। तो विटामिन ई, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन। तो ये भी आपको याद करना है। तो यहाँ पे चार विटामिन जो अक्सर पूछे जाते हैं, विटामिन ए
एंटी जीरोफ्थैल्मिक, क्योंकि विटामिन ए की डिफिशियंसी से हमने क्या बताया था अभी आपको, है ना, जीरोसिस हो जाता है, जिसके लिए टेस्ट कौन सा बताया था, रोज बेंगाल टेस्ट करते हैं। ये रिकेट वाला है, रिकेट। विटामिन डी अगर कम होगा तो रिकेट हो जाता है। फर्टिलिटी के लिए विटामिन ई इंपॉर्टेंट है। हेमोरेजिक के लिए, तो ये चारों क्वेश्चन आपने देखा कि ये चारों क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं, आपको ये चारों क्वेश्चन रटने हैं। डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? तो डॉक्टर्स डे 1 जुलाई को मनाया जाता है, ये आपको याद करना है। और यहाँ पे जो बाकी 3 डेट हैं वो आप लोगों को पता होंगी। 2 अक्टूबर को क्या मनाते हैं? 2 अक्टूबर को गांधी जयंती। अच्छा, ये एक भी पूछा जा सकता है कि नेशनल डॉक्टर डे क्यों मनाया जाता है 1 जुलाई को? तो ये डॉक्टर बीसी राय थे, डॉक्टर बिधन चंद्रा रॉय। और इसी दिन इनका 1 जुलाई को ही इनका बर्थडे हुआ था, और 1 ही जुलाई को इनकी डेथ भी हुई थी। तो इसलिए 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और इनकी क्या खास बात थी कि इनको जो है, ये फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे वेस्ट बंगाल के। इनको भारत रत्न अवार्ड भी मिला था। ये फ्रीडम फाइटर भी थे, और फिजिशियन, एक अच्छे डॉक्टर तो थे ही। तो बीसी राय अवार्ड आप लोगों ने सुना होगा, इन्हीं के नाम पे अब डॉक्टर बीसी राय अवार्ड भी दिया जाता है। 2 अक्टूबर आपको पता है गांधी जयंती मनाई जाती है। 30 जनवरी आपको पता है ये शहीद दिवस मनाते हैं हम लोग। और 30 जनवरी के दिन ही आपको पता होगा क्यों रखा गया था 30 जनवरी, क्योंकि गोडसे ने जो है ना, गांधी जी को मार दिया था। तो इसलिए जो है 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर टीचर्स डे है। ठीक है, तो ये आप सब लोगों को पता है। कौन सी वैक्सीन है जो इंट्राडर्मली दी जाती है? तो बीसीजी वैक्सीन हम लोग इंट्राडर्मली देते हैं। बीसीजी वैक्सीन किस लिए होता है? तो ये ट्यूबरक्लोसिस के लिए है, ये पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। इंट्राडर्मल देते हैं। और कहाँ पे देते हैं ये भी पूछा जाता है, लेफ्ट आर्म में देते हैं। लेफ्ट आर्म में बीसीजी वैक्सीन दी जाती है। ठीक है। और यहाँ पे एक खास बात है, कैरेक्टरिस्टिक स्कार फॉर्मेशन। अगर आप अपने पापा मम्मी को देखोगे तो उनके लेफ्ट हैंड में निशान एक होगा, है ना। तो वो जो निशान है वो बीसीजी वैक्सीन का है ना। इवन तुम लोगों के भी लगे होंगे, तो तुम लोगों के भी होंगे निशान यहाँ। तो बीसीजी वैक्सीन कैसे दिया जाता है? इंट्राडर्मल दिया जाता है। ओपीवी इज ओरल पोलियो वैक्सीन, उसमें ओरल लगा है तो ओरल हो ही गया। डीपीटी हमने लास्ट टाइम पे बताया था, है ना, इंट्रामस्कुलर, एमएमआर सबक्यूटेनियस। लीवर एंड किडनी डिजनरेशन के लिए कोलिन इंपॉर्टेंट होता है ना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। आईएलओ, आप लोग थोड़ा पढ़ लेना, मैं सारा नहीं पढ़ रहा हूँ। आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये 11 अप्रैल 1919 लेबर ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी, क्योंकि किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में जो लेबर, जो वर्कर्स काम करते हैं, ये उनके लिए बनाया गया था, उनकी हेल्थ के लिए और उनकी राइट्स के लिए। ठीक है। तो ये आईएलओ इस्टेब्लिश हुआ था 1919 में। तो ये आपको याद करना है। रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, ये 1997, है ना। तो आपको पता चली गया, रिप्रोडक्टिव है और चाइल्ड है, यानी कि मैटरनल हेल्थ हो जाएगा और चाइल्ड हेल्थ हो जाएगा। देन एक्सेप्टेंस लेवल ऑफ नॉइज, नॉइज हम जो है 85 डेसिबल तक, है ना, एक्सेप्टेड है। और जो साउंड है, अगर 85 से ज्यादा हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं, है ना, कि ये नॉइज पोल्यूशन हो गया। तो आपको ये याद रखना है, 85 डेसिबल तक हम लोग इसको मानते हैं। अगर इससे ज्यादा नॉइज होती है तो हेयरिंग लॉस होने का चांस रहता है ना, स्ट्रेस हो सकता है, हाइपरटेंशन, है ना, इरिटेबिलिटी। तो ये टोटल आपके 53 क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, इनका जल्दी ही आप लोगों को टेस्ट भी हम करवा देंगे। तो ये आप 53 क्वेश्चंस के टेस्ट भी कर सकते हो। तो सभी को समझ में आ गया? तो एक बार थोड़ा सा देखें आप लोगों ने कितना याद कर लिया है।
तो ट्यूबरक्लोसिस के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है? वेरी गुड, BCG। 9 मंथ में फर्स्ट डोज किस वैक्सीन की लगती है? 9 मंथ में फर्स्ट डोज किस वैक्सीन की लगती है? वेरी गुड, MMR। MMR। ठीक है। BCG किस रूट से दी जाती है? इंट्राडर्मल। वेरी गुड, इंट्राडर्मल। डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? डॉक्टर्स डे कब मनाया जाता है? 1 जुलाई। डॉक्टर साहब का नाम क्या था जिनका बर्थडे और डेथ एनिवर्सरी दोनों यही हैं? डॉक्टर BC रॉय। BC रॉय अवार्ड भी है, आप लोगों को पता है, डॉक्टर BC रॉय अवार्ड। ठीक है। तो अब हम लोग फटाफट, जस्ट 2 मिनट और आपको ये दिखा दें कि अब आप अगर वन लाइनर आपको याद करने हैं तो अब आप यहाँ से जो सबसे पहला पेज है वहां पे वन लाइनर आपको मिल जाएंगे। देखिए ये क्वेश्चन हम लोगों ने करे हैं ना। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल है ना डॉक्टर ब्रो, मैंने बताया था, ब्रो चिसोम। यूनिसेफ 1946। नॉट ए मेथड ऑफ कुकिंग, इंसिनरेशन, बर्निंग था। मीडियन इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ हेपेटाइटिस बी 100 डेज। मार्कर ऑफ इन्फेक्टिविटी एंड वायरल एप्लीकेशन हेपेटाइटिस बी ई। प्रोटेक्टिव एंटीबॉडी हमने बताया था हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन के जो एंटी है। ट्रीटमेंट ऑफ कॉलरा, ORS एंड फ्लूइड रिप्लेसमेंट। इसके अलावा यहाँ पे आप लिख सकते हो सेप्ट्रान, कोट्राइमोक्साजोल। शैंक्रायड हीमोफिलस डुक्रेई से हुआ था। सैंड फिल्टर 1885 में बना था। कंजक्टाइवल जीरोसिस के लिए रोज बंगाल टेस्ट है। माला एन में LNG एंड एथाइनिल एस्ट्राडियोल है। फर्स्ट कॉन्ट्रासेप्टिव इंडिया में कंडोम यूज किए गए थे। डायाफ्राम 1882 में इन्वेंट हुआ था। इंटरनेशनल नोटिफाइबल ये 3 डिजीजेज बताई थी। एक PHC में 6 सब सेंटर होते हैं। प्रोटीन में लगभग हमें 15 से 20% एनर्जी मिलनी चाहिए। 10 फीट की हाइट होनी चाहिए। 1000 लीटर के लिए 2.5 ग्राम वो होना चाहिए। डिसइंफेक्शन, डिस्पोजल एंड ड्रेनेज है। लेड पॉइजनिंग इनलेशनल होता है। जिंक रिक्वायरमेंट 15 ग्राम डे है। एंटी बेरीबेरी विटामिन B1। एंटी इनफर्टिलिटी विटामिन ई। डॉक्टर्स डे 1 जुलाई। इंट्राडर्मल BCG। कोलिन से फैटी लीवर। ILO 1919 में हुआ था। RCH 1957 में। एक्सेप्टेबल 85 डेसिमल। तो ये पूरे 53 क्वेश्चन आपके वन लाइंस में है ना, रैपिड रिवीजन के लिए आप यहाँ से याद कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास, है ना। आप अगर कुछ सजेस्ट करना चाहें, कुछ बताना चाहें, या आपकी कोई डिमांड हो तो आप बता सकते हैं। इस क्लास का यूट्यूब वीडियो आपका लिंक मिल जाएगा, है ना, तो आप अपने साथ के बच्चों को दे दें। और ये लिंक है इनको व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जोड़ दो, है ना। व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दो, क्योंकि जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को बेनिफिट हो सके। और जो लोग सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, इवन मेडिकल ऑफिसर का एग्जाम, इवन MD का एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको फायदा हो सके, है ना। PDF आपको ये एप्लीकेशन पे मिल जाएगी आपको। तो उसके लिए आपको हमारे जो एप्लीकेशन है मॉडर्न MCQ का, मेडिकोज हब, वहां से आपको PDF आप लोग ले सकते हो। ठीक है। एनी अदर सजेशन? तो थैंक यू टू ऑल। एक फीडबैक का मैं लिंक आपको भेजूंगा, तो उस पर फीडबैक दे दीजिएगा आप लोग, है ना। और वो फीडबैक वो ऐप पे भी डिस्प्ले होते हैं, तो उससे बाकी बच्चों को भी फायदा होता है।
तो अभी मैं एक फीडबैक का लिंक आपको दे रहा हूँ, तो आप लोग वहां से फीडबैक भी दे दीजिएगा, राइट। बुक का पीडीएफ आपको हो जाएगा, अभी मिल जाएगा, तो आपको पीडीएफ आप लोग प्रिंट आउट कर सकते हो, ठीक है। बाकी बुक छपने में अभी, क्योंकि ज्यादा अभी हमारे पास कंटेंट नहीं है, अभी 200-300 क्वेश्चन का कंटेंट है। तो जब 500-600 क्वेश्चन हो जाएंगे तो फिर हम उसको प्रिंटिंग के लिए दे देंगे। तब तक आप लोग पीडीएफ प्रिंट करके आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो अभी मैंने जो टारगेट किया है वो ये करा है कि हम हर सब्जेक्ट के लगभग 100 से 200 क्वेश्चन हम ले लें। जैसे पीएसएम के आपके 100-200 क्वेश्चन हो जाएंगे, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेक्स। और ये जो है, जब सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, 5-6 सब्जेक्ट हो जाएंगे, तो उसकी फिर बुक निकाल देंगे। तो फिर धीमे धीमे फर्स्ट एडिशन, फिर सेकंड एडिशन में हम और भी क्वेश्चन कवर कर लेंगे और सब्जेक्ट कवर कर लेंगे, है ना। तो ये टोटल 5-6 महीने में आपकी कंप्लीट बुक भी बन जाएगी और आपकी क्लास की रिकॉर्डिंग भी हो जाएगी, है ना। और आपके पास जब तक जिन बच्चों को अभी एग्जाम देना है या जो पढ़ रहे हैं अभी, है ना, अभी 1 महीने बाद भी आप लोगों का एग्जाम है ऑल इंडिया का, तो वो लोग अभी इसको प्रिंट आउट निकाल के पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ये पीडीएफ आपको वहां पे मिलेगा। आपको मेडिकोज हब का ऐप डाउनलोड करना होगा, और वहां पे टेस्ट वाला जो उसमें आप देखोगे कोर्स, उसमें आपको वहां पे पीडीएफ मिल जाएगी। एनी अदर सजेशन? अदर सब्जेक्ट्स भी, यस, अदर सब्जेक्ट्स भी कराए जाएंगे, है ना। अभी हमारा टारगेट है कि हर सब्जेक्ट के 50 से 100 क्वेश्चन हम आपको करा दें, है ना, और जो कॉमनली पूछे जाते हैं, तो हर सब्जेक्ट के, है ना। नेक्स्ट मैं कोशिश करूंगा फार्मा पहले करा दूं, क्योंकि फार्मा हमारा अपना सब्जेक्ट भी है, और फार्मा टफ भी पड़ता है, तो आप लोग फटाफट उसको याद कर पाओगे। एनी अदर सजेशन? ओके, थैंक यू। थैंक यू टू ऑल।